नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। इस भाग में हम 3 महत्वपूर्ण इतिहासकारों और उनके ग्रंथों को समझेंगे, जिसमें नंबर 1 है गारसा दत्तासी, नंबर 2 है ठाकुर शिव सिंह सेंगर और नंबर 3 है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हम जानेंगे कि उनके इतिहास ग्रंथों की क्या क्या विशेषताएं हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इन तीनों का क्या योगदान है, महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में उपयोगी होने वाली जानकारी, यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर किसी भी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु में जो सवाल पूछे जाते हैं, हम उसी की चर्चा को करेंगे। यदि आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं 1 बाय 1 करना चाहूँगी। सबसे पहले गारसा दत्तासी का, इनकी रचना का नाम है इस्तवार दला लित्वेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसका प्रकाशन पे देखते हैं कि इसके 2 संस्करण जो 5 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण जो प्रथम भाग है वो है 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग है 1847 ईस्वी में। और जब इसका जो दूसरा संस्करण आया उसमें 3 भाग इसके प्रकाशित हुए, जो कि करीब 1870 और 71 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुए थे। और इसको प्रकाशन किया था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने। अब हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं, जो कि पहली बार फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद करा था 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और उर्दू में इसी पुस्तक को, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी है, उर्दू में अनुवाद किया था मौलवी करीमुद्दीन द्वारा 1848 ईस्वी में, और उसका नाम रखा गया था तवकात उ शुआरा। ये 2 अनुवाद किए गए हैं इसी गारसा दत्तासी की मूल पुस्तक का। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितने संस्करणों में प्रकाशित है, पहली पुस्तक का नाम क्या है, किस भाषा में प्रकाशित हुई है, उर्दू में अनुवाद किसने किया, हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो आगे चलते हैं। विशेषताएं। इस पुस्तक की जो मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, इसका महत्व है कि किसी भी विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का ये सर्वप्रथम प्रयास था। सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने ही किया था। कमियां क्या रही, क्योंकि चूंकि ये सबसे पहला ग्रंथ है तो इसमें काल विभाजन और उस समय की युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें जिन कवियों का परिचय दिया गया है उनको भी कालक्रम के अनुसार ना रखकर अल्फाबेट से रख दिया, कि जो ए के नाम से, जिसका नाम ए से पहले आता है उनको पहले रख दिया, भले ही वो भक्ति काल के कवि हो या रीति काल के हो। और जो बी आता है या सी, इस तरह से इनको कवियों का कालक्रम रख दिया गया, एक तरह से संकलन किया गया। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास न मानकर केवल वृत्त संग्रह कहा है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। तो गारसा दत्तासी के पुस्तक को वृत्त संग्रह कहा गया है। आगे देखते हैं। कवियों की संख्या। जो मूल ग्रंथ था गारसा दत्तासी का, उनमें कितने कवियों का परिचय था, तो कुल कवि थे 738, और जिसमें हिंदी के सिर्फ 72 यानी 72 कवियों का ही परिचय था। ये भी नेट में पूछ लेते हैं कि मूल ग्रंथ जो है गारसा दत्तासी में कितने हिंदी के कवियों का परिचय प्राप्त होता है, जिसमें ऑप्शन देंगे 72, 78, 84, 82। तो आपको सही जवाब है 72 हिंदी के कवियों का इसमें परिचय दिया गया। जब उर्दू में अनुवाद किया गया तो इनके मूल जो कुल कवि हैं उनमें संख्या की वृद्धि हो गई और कुल मिलाकर 1004 कवियों का परिचय दिया, जिसमें हिंदी के सिर्फ 60 कवि थे। और जब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो हिंदी अनुवाद किया उसमें संख्या घटकर कुल कवियों की संख्या हो गई थी 358, लेकिन इसमें हिंदी के कवियों की संख्या बढ़कर 220 हो गई। तो ये कवियों की संख्याएं हैं जो एक ही ग्रंथ के अलग अलग अनुवादों में किस तरह से देखी गई है। आगे देखिए। ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अभी पहले हमने गारसा दत्तासी को देखा, अब ठाकुर शिव सिंह सेंगर का देखिए।
इनकी पुस्तक का या इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जिससे किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में और इसका प्रथम संस्करण 1878 ईस्वी में ही आया था, लेकिन त्रुटियों के कारण इसको 1883 ईस्वी में संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया था। तो इसको मूल रूप से द्वितीय संस्करण के साथ इसको याद किया जाता है 1883 ईस्वी। प्रकाशक कौन सा जिसने शिव सिंह सरोज को प्रकाशित किया था, तो वो था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। कई बार इनके प्रकाशनों का मिलान भी पूछ लिया जाता है कि गारसा दत्तासी ग्रंथ को किसने प्रकाशित किया या शिव सिंह सरोज को किसने प्रकाशित किया। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके प्रकाशक कौन है। इसकी क्या विशेषता है कि इनमें उन्होंने कवियों का जो विवरण दिया है, इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ कवियों की संख्या बढ़ गई है। आगे है ऐतिहासिक महत्व। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि पहला ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो मूल रूप से हिंदी में नहीं था, परंतु शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है वो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। इसने बाद के इतिहासकारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हिंदी की और भी ग्रंथ लिखे जा सकते थे। सामग्री इसमें तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर संकलित करने का भी सराहनीय प्रयास किया। ये इस काव्य ग्रंथ की विशेषताएं हैं। कमियां भी है इसमें, तो वो देखिए, कमियां नहीं कहेंगे तो हम सीमाएं कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ की क्या सीमाएं हैं, क्योंकि बहुत पहले लिखा गया है। तो इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया कि कौन सा काल कहाँ तक है और हम कहाँ तक मान सकते हैं, तो हमें इसमें काल विभाजन नहीं देखने को मिलता है। कवियों को कालक्रम के बजाय इसमें भी वर्णमाला के क्रम में रखा गया, जो अल्फाबेटिक है। घटनाओं और तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक पद्धति के बजाय मनमाने ढंग से कर दिया गया। इसी कमियों के कारण इस ग्रंथ को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास नाम मानकर वृत्त संग्रह का। तो पहले दोनों जो इतिहास ग्रंथ है उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा गया। तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ को भी कहा गया है और शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को भी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि लेखक ने हिंदी की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 ईस्वी से मानी है, और दूसरा उन्होंने हिंदी के प्रथम कवि जो माना है वो पुष्य या पुष्पदत्त नामक कवि को माना है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जो परीक्षाओं की दृष्टि से आता है। आगे देखिए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका देखिए, इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नाम से ही देखने को समझ में आ रहा है कि ये मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, पर यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में नहीं प्रकाशित हुई थी। ये उस समय बंगाल की एक पत्रिका निकलती थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसके विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि बाद में चलकर एक अलग स्वतंत्र पुस्तक के रूप में देखने को मिलती है। अंग्रेजी में थी मूल रूप से, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, जिन्होंने अपने हिंदी अनुवाद का नाम रखा था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 नाम से। आगे देखिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसमें कुल 952 कवियों का विवरण है और यह पहला ग्रंथ है जिसमें कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला ग्रंथ कौन सा है जिन्होंने काल क्रम के अनुसार लेखकों को वर्गीकृत किया है। कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का भी चित्रण इस साहित्य की इतिहास ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है, ऐसे में संस्कृत, पाली, प्राकृत को नहीं स्थान मिला। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास को चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य जैसे अध्यायों में विभाजित किया। आगे हम और देखेंगे कि हिंदी भाषा के विकास में ग्रियर्सन के 3 मुख्य क्या क्या कार्य थे। सबसे पहला जो काम था वो था अपने इतिहास ग्रंथ को
काल क्रमानुसार विभाजन करना, क्योंकि इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के लिए एक समय रेखा प्रस्तुत करता है। क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक काल जो भक्ति काल से 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक शुरू होकर भारत में ब्रिटिश शासन जैसी आधुनिक विकासों के साथ समाप्त किया। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, जो 1902 से 1909 ईस्वी तक के बीच का भाषाओं का सर्वेक्षण प्राप्त होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम ग्रियर्सन को जिसके लिए याद किया जाता है वो है तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। उन्होंने 1886 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी के दरमियान ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी पे कुल 12 निबंध लिखे, जिनका पाठ सबसे पहले प्राच्य विद्या विशारद सभा यानी कि ओरिएंटल कांग्रेस वियना में पढ़ा गया था। ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया, तो हमारे देखने में आएगा कि इनके काल क्रम को हम लोग कैसे देखते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के लिए भक्तमाल, शिव सिंह सरोज को और कालिदास हजारा जैसे पुराने ग्रंथों को आधार बनाया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और उनके समय के अनुसार हिंदी साहित्य को कुल 12 अध्यायों में विभाजित किया है और वही आगे चलकर काल विभाजन का काम करता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इनका कालक्रम जो हम आज वर्तमान में हिंदी साहित्य को जब भी विभाजित करते हैं तो हम सिर्फ इतना मानते हैं आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। लेकिन ग्रियर्सन का कालक्रम कुछ इस तरह से है। काल विभाजन नंबर 1 रखा है चारण काल, जिसकी समय सीमा दी है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा उन्होंने विभाजन किया है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, कहीं न कहीं ये भक्ति काल का प्रवर्तक है। जायसी की प्रेम कविता इनका तीसरा काल विभाजन है। फिर आगे है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य जो कि 1500 से 1692 ईस्वी के बीच रखा गया है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध, ये उनका काल विभाजन है। कहीं न कहीं एकदम मतलब काफ़ी पहले किया गया है, तो इनमें कहीं वैचारिकता एक लय नहीं है, परंतु फिर भी काफ़ी कुछ जो है प्रयास इसमें किया गया है। आगे देखिए, विशेष नोट की तरह कि ग्रियर्सन की इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता की कमी है। अध्यायों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वह किसी एक सही काल विभाजन नहीं माना जाता है, बल्कि यह केवल अध्यायों के नाम जैसे लगते हैं। इसमें 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर भी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हम महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं वो ये है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करने के महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयासों का श्रेय उनको दिया जाता है। हालांकि इस बात की आलोचना भी हुई कि उनका काम एक सच्चे इतिहास के बजाय कवियों का संग्रह अधिक था। भाषा पर विचार करने तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा खोजी गई या आविष्कृत भाषा कहा, जो कि आगे चल के विवाद इस पे होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन की इस रचना को एक वास्तविक इतिहास ग्रंथ नहीं मानते और इसको भी इन्होंने एक बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पहले तीनों ही इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है। तो हमने आज इस वीडियो में बात की है गार सदतासी के इतिहास ग्रंथ की बात, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ पर और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों पर। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मिश्र बंधु पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकारों पे। तो आप लोग बने रहिए इसके अगले पाठ